हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर ही रहे होंगे। देखिए, अपन यहाँ बात कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, और आधुनिक भूगोल में भूगोलवेताओं का जो योगदान रहा उनकी अपनी चर्चा चल रही थी। और इसी संदर्भ में अपन बात कर रहे थे हमबोल्ट के योगदान की। और हमबोल्ट के योगदान में अपन ने पिछले वीडियो में इनके द्वारा जो संकल्पनाएं दी गई भूगोल में उनकी बातें कर रहे थे। और इन्हीं बातों के अंतर्गत अपन ने इनकी 3 संकल्पनाएं देख ली थी, और तीनों संकल्पनाएं उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बाकी की इनकी जो 4 संकल्पनाएं हैं उनकी चर्चा अपन आज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4 पे आप हेडिंग लगाइए, भूगोल संबंधों का अध्ययन है। देखिए हमबोल्ट ने क्या बताया कि भूगोल संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकलता है, तो मतलब की बात ऐसी है कि हमबोल्ट ने बताया कि जो भूगोल है इसके अध्ययन का या इसका जो प्रधान उद्देश्य वो होता है मानवीय और जो भौतिक तत्व है, अर्थात मानव और जो प्रकृति है, इन दोनों के बीच में जो परस्पर अंतःक्रियाएं होती है, परस्पर जो संबंध पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। या मतलब भूगोल का प्रधान उद्देश्य क्या है, इन दोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन करना है। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है कॉस्मोस, उसमें लिखा कि निर्जीव भू सतह में वही तत्व है जो जंतुओं और पादपों में है। मतलब कोई निर्जीव वस्तु है या निर्जीव तत्व है, वो भी उतना ही उपयोगी है जितना कोई जैविक तत्व है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जितने भी जैविक तत्व है और जितने भी अजैविक तत्व है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और प्राकृतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो मानव की क्षमता है वो पादपों और जीवों की तुलना में काफ़ी उन्नत है, काफ़ी बेहतर है। और मानव अपनी जो मानसिक क्षमता है, शक्ति है, उसके बल पर प्रकृति में जलवायु है या जो अगम्य क्षेत्र है, उन सभी में अपनी बुद्धि और अपने विवेक, अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अनुकूलन स्थापित करता है। और जो प्राकृतिक नियंत्रण है उससे ये बाहर निकलने का प्रयास भी करता है। और इस प्रकार से क्या है कि जो प्रकृति है इसका और जो मानव है, इन दोनों के मध्य की जो अंतःक्रियाएं होती है, जो इनके मध्य घटनाएं होती है, उनका अध्ययन करना, उनके संबंधों को बताना ही क्या है, भूगोल का उद्देश्य है। और ये किसने बताया? ये हमबोल्ट ने बताया। ठीक है, तो लिख लो इसको।
लिखो। हम्बोल्ट के अनुसार भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों और मानव के मध्य के संबंधों का अध्ययन करना है। भूगोल में जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों और मानव तथा प्रकृति की अंतःक्रियाओं की व्याख्या की जाती है। और हम्बोल्ट ने एक भूगोलवेता का यह प्रधान और महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया कि वह इन संबंधों का स्वयं अन्वेषण करे और प्राकृतिक शक्तियों का जो प्रभाव मानव पर पड़ता है उसका और मानव का लिखना और मानव का इन प्राकृतिक शक्तियों पर प्रभाव
इन सभी का संबंध ज्ञात करते हुए विश्लेषण किया जाए। ठीक है, तो ये इनकी चौथी संकल्पना थी। अगली संकल्पना इन्होंने दी, उसको आप हेडिंग बनाइए, नंबर 5, सांसारिक परिघटनाओं की समझ। लगाइए हेडिंग। देखिए, इसमें हमबोल्ट ने बताया कि भौगोलिक अध्ययन जो अपन करते हैं उसमें जो सांसारिक परिघटनाएं देखने को मिलती है, इनका अध्ययन करना अपना प्रधान उद्देश्य होना चाहिए, प्रधान अपना कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं वो काफ़ी जटिलता लिए हुए होती हैं और इनको सामान्य रूप से समझ पाना उतना आसान है वो नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि जैसे ज्वालामुखी उद्गार है, मानव के द्वारा जो व्यवसाय किए जाते हैं वो है, मानवीय के द्वारा जो कृषि की जाती है, जो फसलें चुनी जाती है, परिवहन के विभिन्न साधन अपनाए जाते हैं, इसके अलावा जलवायु के अनुरूप जो खान पान रहन सहन होता है, ये सभी क्या है, एक तरह से सांसारिक दृश्य है, सांसारिक परिघटनाएं हैं और इनको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके कारण अलग हो सकते हैं और इनका परिणाम है वो अलग हो सकता है। कि हाँ, कहीं भी कोई ये नहीं है कि मैथमेटिक्स की तरह कोई टर्म नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। और इसमें स्थिति देखिए ये है कि यहाँ आवश्यक ये नहीं होता कि अगर कहीं किसी क्षेत्र में समान जलवायु दशाएं पाई जाती है, मिट्टी की समानता है, जल की समानता है, परिवहन के साधनों की समानता है, सिंचाई के साधनों की समानता है, बीज समान है या रहने वाले लोगों की प्रजाति समान है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो कोई कार्य करें तो वो भी समान रूप से करें। मतलब एक चीज़ दो चीज़ या तीन चीज़ अगर समान है तो ज़रूरी नहीं कि उनकी प्रत्येक जो शैली है, प्रत्येक जो घटना है, प्रत्येक जो क्रिया है वो समान हो। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो भिन्नता पाई जाती है उनका समाकलित अध्ययन करके उनमें जो जटिलताएं पाई जाती है उनका अध्ययन करना भी क्या है, भूगोल का एक उद्देश्य होता है, भूगोल का एक प्रधान दृष्टिकोण ये रहता है। तो सारांश रूप में कहें तो बात ऐसी है कि पृथ्वी तल पर जितने भी जो सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक क्रियाएं, सांस्कृतिक घटनाएं देखने को मिलती है, इन सभी के पीछे जो कारक उत्तरदायी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और अगर कई स्थितियाँ ऐसी होती है कि समान कारक हो तो भी अपन ये अनुमान नहीं लगा सकते कि जो घटना आगे होगी वो
अन्य क्षेत्रों में जो हो रही घटनाएं उनके समान होगी या कुछ अलग होगी। ठीक है, तो इनके बारे में व्यवहारिक रूप से समझना और अनुमान लगाना और उनके बारे में विश्लेषण करना क्या है, भूगोल का एक प्रधान उद्देश्य। जैसे अपन बात करें तो मानसूनी जलवायु है, वो भारत में भी पाई जाती है और भारत के पड़ोसी देशों में भी पाई जाती है। ठीक है, वो मानसूनी जलवायु राजस्थान में भी पाई जाती है, वही मानसूनी जलवायु असम में भी पाई जाती है। तो क्या मानसूनी जलवायु दोनों जगह है? ठीक है, तो दोनों जगह फसलें समान उगाई जाएगी? ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे बात करें राजस्थान का क्षेत्र है और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, दोनों में अपन बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मिट्टी समान पाई जाती है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पर फसल भी समान उगाई जाए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो राजस्थान के पूर्वी भाग में जो तापमान है वो अगर पश्चिमी भाग में भी कहीं पाया जाता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पर समान रूप से उद्योग या कृषि कार्य किए जाए। कोई ऐसी संभावना समानता होना ज़रूरी नहीं है। तो यही बात है कि जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उनको समझें और उनके बारे में स्पष्ट पहचान का पता करें, स्पष्ट रूप से उनको अलग अलग समझाए। ये किसका दायित्व है? ये भूगोल का दायित्व। ठीक है, तो लिख लो, देखो हम्बोल्ट ने बताया कि पृथ्वी तल पर जो सांसारिक परिघटनाएं और दृश्य देखने को मिलते हैं ये अपने आप में काफ़ी जटिल रूप में होते हैं और यह भूगोल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वह इन परिघटनाओं की समझ प्राप्त करे। क्योंकि ये परिघटनाएं अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, कृषि, उद्योग, परिवहन, ज्वालामुखी उद्गार, जलवायु आदि सभी एक तरह से सांस्कृतिक दृश्य है और इनके प्रभाव और परिणाम
प्रत्येक स्थान पर समान रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जिसे यदि किन्हीं दो स्थानों पर समान रूप से जलवायु दशाएं मिट्टी, सिंचाई के साधन, आदि उपलब्ध है तो यह जरूरी नहीं कि दोनों स्थानों पर समान फसलें ही उगाई जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ हो सकता है व्यक्ति की इच्छा नहीं हो, उसकी पसंद नहीं हो, उसको कुछ दूसरी फसल पसंद हो। जैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को चावल पसंद है तो दूसरे को गेहूं पसंद हो, एक को बाजरा पसंद है तो दूसरे को मक्का पसंद हो। तो उसके पीछे दूसरे कारण है वो हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो सामान्य जो दशाएं अपन को दिख रही है उनका प्रभाव है वो समान रहे। ठीक है, आगे लिखो। इस प्रकार इन घटनाओं में पाई जाने वाली भिन्नताओं का अध्ययन करके उनमें व्याप्त जटिलताओं को पहचानना एक भूगोलवेत्ता के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए नंबर 6 पे, भूगोल में दृश्य घटनाओं की विषमांगता या विषमता। ठीक है, लगाओ हेडिंग। देखिए, हमबोल्ट ने बताया कि जो अन्य विज्ञान होते हैं, जो अन्य क्रमबद्ध विज्ञान है, उनसे भूगोल अलग है। क्यों? क्योंकि अन्य भूगोलों में, अन्य जो जितने भी भूगोल है उनमें क्या होता है कि अगर कुछ दृश्य घटनाएं हैं वो समान पाई जाती है, ठीक है,
या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि उनमें जो रिजल्ट आते हैं वो समान रूप से आएंगे। अगर जैसा कि अपन ने अभी बात की कि जलवायु समान है, मिट्टी समान है, सिंचाई के साधन समान है, तो समान रूप से कृषि की जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये भूगोल में है। बाकी में क्या होगा कि जैसे मैथ है 2 + 2 + 2 6 ही होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से साइंस में है कि जैसे केमिस्ट्री में 2 केमिकल्स हैं, उनको समान मात्रा में मिलाया जाएगा तो तीसरा केमिकल बनेगा, निश्चित है। लेकिन भूगोल में ऐसा नहीं है, यहाँ विषमता विद्यमान रहेगी। 2 परिस्थितियाँ 3 परिस्थितियाँ समान मिल रही है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो रिजल्ट आएगा वो हर जगह समान रहे। तो यहाँ पर ऐसी विषमानता है वो देखने को मिलती है। तो इसमें एक लाइन लिख लो, हम्बोल्ट ने भूगोल को अन्य क्रमबद्ध विज्ञानों से अलग बताया है। उन्होंने बताया कि अन्य विज्ञानों में जो दृश्य घटनाएं संपादित की जाती है उनमें परस्पर समानता देखी जा सकती है या उनके परिणामों में साम्यता रहती है। लेकिन भूगोल में जिन परिघटनाओं को भौगोलिक अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है उनमें विषमताएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इनकी 6 संकल्पनाएं होगी और अंतिम है प्रकृति में एकता। यूनिटी ऑफ नेचर लगाई रीडिंग। देखिए, हम्बोल्ट का मानना था कि जो समस्त प्रकृति है उसमें एकता पाई जाती है और भूगोल में इस एकता का अध्ययन है वो किया जाता है और इसी को ही इन्होंने एकता की संकल्पना कहा। हम्बोल्ट का मानना था कि तर्क बुद्धि के द्वारा जो विचार किया जाता है उससे प्रकृति की जो परिघटनाएं, इनमें जो विविधता है उनमें भी अपन को एक एकता या एक समानता है वो देखने को मिल जाती है। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है कॉस्मोस, उसमें लिखा है कि प्रकृति में परिघटनाओं की विभिन्नता में भी एकता है, इसलिए सृष्टि की जो वस्तुएं हैं और वस्तुओं के रूप में जो गुणों में विविधता पाई जाती है उसके होते हुए भी इनमें सामंजस्य पाया जाता है और ये संपूर्ण रूप से मिलकर एक पूर्ण संसार का निर्माण करते हैं। देखिए, अगर सरल शब्दों में अपन बात करें तो जैसे अपन कहते हैं कि भारत में विविधता में एकता पाई जाती है, ठीक है, विविधताएं हैं, विषमताएं हैं, लेकिन फिर भी एक है, जुड़े हुए। तो यही बात यहाँ क्या कर रहे हैं कि प्रकृति में भी एकता पाई जाती है और जो विषमता है इनमें, एक तत्व को दूसरे से
भिन्नता मिलती है, यही विषमता ही इनको एक यूनिटी में बांधे रखती है, यही विषमता इनको जोड़े हुए रखती है। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे प्रकृति में पत्थर है, नदियाँ है, भवन है, वनस्पति है, जीव जंतु है, मानव है, ये उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक अपन को प्रत्येक जगह मिल जाएंगे, और ये सभी एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि प्रकृति में अलग अलग प्रकार के जीव है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, लेकिन फिर भी वो सभी एक दूसरे से भिन्न गुण रखते हुए भी किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है, और यही क्या है, प्रकृति की एकता है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो। हमबोल्ट का मानना था कि प्रकृति में एकता पाई जाती है, और भूगोल में इस एकता का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने बताया कि सामान्य रूप में हमें प्रकृति में बहुत सी विषमताएं देखने को मिलती है, लेकिन यदि तर्क और बुद्धि से अपन विचार करें, यदि तर्क और बुद्धि से हम विचार करते हैं तो प्रकृति की इन परिघटनाओं की विविधता में भी हमें एकता या एक अटूट जुड़ाव देखने को मिलता है, एक अटूट जुड़ाव देखने को मिलता है। यही जुड़ाव प्रकृति में पाई जाने वाली परिघटनाओं की विविधता में एकता है, जिसमें सृष्टि में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के रूप और गुण अलग अलग होते हुए भी उनमें सामंजस्य पाया जाता है, और ये सभी मिलकर एक संपूर्ण संसार का निर्माण करते हैं। संपूर्ण संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है,
तो ये इनके द्वारा दी गई 7 संकल्पनाएं कंप्लीट हुई और इसी के साथ हम्बोल्ट का जो अपना टॉपिक था भूगोल में योगदान का, ये भी समाप्त होता है। और आज के लिए अपन इस लेक्चर को यहीं विराम देंगे। अगले भूगोल वेता की चर्चा अपन अगली कक्षा में ही करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलते हैं आगे के भूगोल वेता के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी करते रहें।